तो हेलो बच्चा लोग, हैकर सीरीज में लेकर आ गए हैं फिजिक्स का नया वीडियो। इस वीडियो में हम इकाई नंबर 4 हमारे चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 विद्युत चुंबकीय प्रेरण साथ में प्रत्यावर्ती धारा को फटाक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, इकाई नंबर 4 हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है बेटा, इससे पहले हमने सारे के सारे जो चैप्टर्स थे वो सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी बेटा। वीडियो देखकर सोना नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, एग्जाम में बहुत ही कम टाइम रह गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 को अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फेराडे का दूसरा नियम लिखिए। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए क्या लिखना है बेटा? फेराडे का दूसरा नियम कब आया था भाई साहब? ये बोर्ड 2022 में 2022 के बोर्ड में ये क्वेश्चन आया है 2 नंबर का। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फेराडे का नियम लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नियम क्या है देखते हैं जरा ध्यान से। ठीक है, फेराडे के द्वितीय नियम। ठीक है, फेराडे का द्वितीय नियम है क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। कौन सा बल बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होगा किसके? फ्लक्स के, वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। ठीक है, दर का मतलब टाइम से डिवाइड करना है, परिवर्तन मतलब डी या डेल्टा हम लगा सकते हैं। तो फेराडे का द्वितीय नियम क्या बोलता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है किसके? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। ठीक है, लिख सकते हैं हम ई समानुपाती डी फाई अपोन में डी टी फाई। डी फाई, ठीक है, फाई क्या है हमारा? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, साथ में डी मतलब क्या है बेटा? परिवर्तन, और टी से डिवाइड कर दिया मतलब दर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर कब आया था बेटा? ये 2022 में और 2024 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2022 और 2024 में आया था। स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर लिखना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 अंतर लिखना है। ठीक है, स्वप्रेरण को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, अन्योन प्रेरण को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। चलिए देखते हैं क्या होते हैं ये। इसमें केवल एक कुंडली होती है। ठीक है, स्वप्रेरकत्व में कितनी कुंडली बेटा? एक कुंडली। ठीक है, उसी कुंडली में धारा बदलने पर उसी में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, एक कुंडली होती है। ठीक है, उसी में धारा बदलती है, धारा बदलने से उसी के अंदर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन मतलब। अन्योन प्रेरण क्या है बेटा? इसमें 2 कुंडली होती है, उसमें एक कुंडली होती है किसमें? स्वप्रेरण में एक कुंडली, अन्योन प्रेरण में 2 कुंडली होती है। ठीक है, एक में हमारी जो मेन विद्युत धारा है वो बहेगी और उसमें साइड में रखी हुई कुंडली में प्रेरित धारा क्या हो जाएगी? उत्पन्न हो जाएगी। एक कुंडली में धारा बदलने पर पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, एक कुंडली में मान बदला तो दूसरी में क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। चलिए दूसरा अंतर, इस घटना से प्रेरित धारा मुख्य धारा को सीधे प्रभावित करती है। इस घटना में क्या होता है? देखो, एक तो एक ही कुंडली, उसी में धारा बदल रहे हैं और उसी में प्रेरित धारा को उत्पन्न कर रहे हैं। तो जो मेन धारा है, ठीक है, जो हमारी मुख्य धारा है वो सीधे प्रभावित करती है किसको? प्रेरित धारा को। या फिर ऐसा बोल सकते हैं प्रेरित धारा, ठीक है, मुख्य धारा को सीधे प्रभावित करती है। इसमें क्या होगा? इस घटना में प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में बहती है, मुख्य धारा वाली कुंडली को सीधे प्रभावित नहीं करती है। सीधे प्रभावित नहीं कर सकती क्योंकि 2 कुंडली है, एक में मुख्य धारा बहेगी, दूसरे में प्रेरित धारा बहेगी। ठीक है, फटाक से इस क्वेश्चन को याद कर लेना है आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला भी हमारे पास अंतर है बेटा। कौन सा अंतर है? उच्चाई ट्रांसफार्मर व अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। ठीक है, कौन से ट्रांसफार्मर में बेटा? उच्चाई और अपचाई। ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह निम्न विभव को उच्च विभव में बदलता है। ठीक है, कौन सा? उच्चाई क्या बोलता है बेटा? उच्चाई ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या करता है? निम्न विभव को उच्च विभव में बदलता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर निम्न विभव को उच्च विभव में बदलता है। अपचाई क्या होगा? उच्च विभव को निम्न विभव में बदलेगा। सिंपल था। एक क्या कर रहा है? निम्न विभव को उच्च विभव में। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है? उच्च विभव को निम्न विभव में। ठीक है, चलिए इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक होती है। इसमें जो
कुंडली की संख्या है वो अधिक होगी और इसमें क्या होगी, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से कम होगी। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। दो अंतर हमने बता दिए, निम्न विभव को उच्च विभव में, उच्च विभव को निम्न विभव में, ठीक है। इसमें कुंडलियों की संख्या अधिक, इसमें कुंडली की संख्या कम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर का क्रोड पतलित क्यों होता है, पटलित क्यों होता है, पटलित क्यों होता है, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन 2025 में पूछा है हमारा, अभी लेटेस्ट पिछले साल, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर को, सॉरी, ट्रांसफार्मर के क्रोड को भंवर धारा, भंवर धारा क्या होती है बेटा, ठीक है। भंवर धारा किसी भी धातु के ऊपर, मतलब जो हमारे पास कोई सी धातु है, ठीक है, ये हमारे पास धातु है, ठीक है। धातु के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में, ये हमारा मान लो चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा मान लो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इसमें कुछ धाराएं उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, कुछ धाराएं उत्पन्न हो जाती है। धाराएं उत्पन्न होने से ये बहुत ही ऊष्मा का संचार करने लगता है। मतलब जो हमारा धातु है, ठीक है, हमारे पास एक धातु है, धातु के ऊपर जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आता है या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन आता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है, तो क्या होता है, ठीक है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और वो क्या करती है, ऊष्मा का संचार करती है, जिससे जो मेटल है, मतलब जो भी धातु हमने ली है, वो बहुत ही गर्म हो जाती है, ठीक है। जिसे आपने ट्रांसफॉर्मर का फटना सुना होगा बेटा, ट्रांसफॉर्मर कभी कभी क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो वो जो धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न जो होती है, ठीक है, प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है, उस धारा को ही हम बोलते हैं भंवर धारा। क्या बोलते हैं बेटा, भंवर धारा, ठीक है। भंवर धारा अपने आप उत्पन्न हो जाती है जब मेटल, मतलब धातु के ऊपर क्या हो, धातु के ऊपर क्या हो बेटा, धातु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आने से जो धाराएं अपने आप उत्पन्न हो जाती है, उन धाराओं को हम बोलते हैं भंवर धाराएं, ठीक है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर के क्रोड को भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए पटलित किया जाता है, ठीक है। जो भंवर धारा है उसके मान को कम करने के लिए क्या करते हैं, पटलित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बेटा, पटलित करते हैं, ठीक है। अगर भंवर धारा का मान कम नहीं करेंगे तो ट्रांसफॉर्मर फट जाएगा, ठीक है। फटने का खतरा रहता है, इसलिए हम उसको लेमिनेटेड कर देते हैं, मतलब पटलित कर देते हैं। और क्या लिखा है, पटलित क्रोड़ होने से क्रोड़ का प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। पटलित होने से क्रोड़ का जो प्रतिरोध है, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे भंवर धाराएं कम हो जाएगी। प्रतिरोध बढ़ेगा तो भंवर धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि कम होगी, ठीक है। ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा की हानि है वो कम होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा ऊष्मा निकलेगी उतना ज्यादा चांस है कि आपका ट्रांसफॉर्मर फट जाए, ठीक है। उसको बचाने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, पटलित कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम, ठीक है। क्या लिखना है बेटा, लेंज का नियम, सिंपल सा नियम है, फटाक से देखेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, ठीक है, किसकी बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है। किस प्रकार होती है वो हमको देखना है, कौन बताएगा, लेंज का नियम बताएगा। किसकी दिशा बता रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा, ठीक है, वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है, ठीक है। मतलब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है और प्रेरित विद्युत धारा है, उसका जो मान रहेगा वो क्या करेगा, विरोध करेगा। किसका विरोध करेगा, जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है, ठीक है बेटा। जिसके कारण विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है, उसका वो क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है। ये कौन बोलता है, लेंज का नियम बोलता है, ठीक है। 2025 में ही आया था, अर्धवार्षिक 2025-26 में भी आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ को अचानक बंद करते समय चिंगारी उत्पन्न होती है, क्यों, ये भी 2025 में आया था बेटा, ठीक है। 2025 में आया था, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ को अचानक बंद करते समय चिंगारियां उत्पन्न होती है, क्यों, ठीक है। किसी भी परिपथ को अचानक बंद करने से चिंगारी उत्पन्न क्यों होती है, तो ये हमको बताना है, तो बताते हैं, चलिए, ठीक है। जब परिपथ को अचानक तोड़ा जाता है, ठीक है, मतलब बंद करा जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, धारा का मान तेजी से शून्य हो जाता है। जैसे ही हम उसको बंद करेंगे या तोड़ेंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। इससे परिपथ से, सॉरी, इससे परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे धारा जीरो होगी, अब क्या होगा, जैसे हमने उसको बंद कराया, उसको तोड़ दिया, तो धारा तो एकदम से क्या हो गई, जीरो हो गई। धारा एकदम से जीरो हुई तो एकदम से किस में परिवर्तन आया बेटा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आया। किस में परिवर्तन आया, चुंबकीय फ्लक्स में, ठीक है। फलस्वरूप तो हुआ क्या, स्वप्रेरण के कारण, किसके कारण बेटा, स्वप्रेरण के कारण
प्रबल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? ठीक है, एकदम से फ्लक्स में परिवर्तन आया। फ्लक्स में जैसे ही परिवर्तन आया तो स्वप्रेरण के कारण उसमें क्या उत्पन्न हो गया? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, जो स्विच के सिरों के बीच वायु को आयनित कर देता है। ठीक है, जैसे ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो वो स्विच के आसपास जो वायु थी उसको क्या कर दिया? उन्हें चार्ज कर दिया, मतलब आयनित कर दिया, जिसके कारण चिंगारी उत्पन्न हुई। जिसके कारण क्या उत्पन्न हुई? चिंगारी उत्पन्न हुई। जैसे ही हम किसी सर्किट को, ठीक है, किसी परिपथ को अचानक से बंद कर देंगे, अचानक से तोड़ देंगे तो क्या होगा? ठीक है, अचानक से बंद करने में विद्युत धारा का जो मान है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। शून्य होने के कारण उसका जो चुंबकीय फ्लक्स है वो तेजी से बदलने लगेगा। फलस्वरूप क्या होगा? स्वप्रेरकत्व के कारण क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में आ गया परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आया तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होके जो बोर्ड है हमारा, ठीक है, उसके आसपास की जो हवा है उसको चार्ज मतलब आयनित कर देगा, जिसके कारण क्या होगी? चिंगारियां उत्पन्न होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अन्योन प्रेरण की घटना की परिभाषा लिखिए। किसकी घटना? अन्योन प्रेरण। ठीक है, अन्योन प्रेरण पढ़ा है हमने। दो कुंडली होती है, ठीक है, एक कुंडली में मुख्य धारा बहती है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं तो उसके साइड वाली कुंडली में भी धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं अन्योन प्रेरण। ठीक है, जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, ठीक है, एक कुंडली है जिसमें विद्युत धारा बह रही है, उसके मान में हम क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसके पास स्थित दूसरी कुंडली, तब क्या होगा? उसके पास में एक और कुंडली रखिए, उसमें क्या होगा? संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा उसके पास में रखी हुई कुंडली के। ठीक है, थोड़ा सा देख लो। ठीक है, ये हमारे पास एक कुंडली है, ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट बस मैंने बेटा कुंडली कुंडली बना के बता रहा हूँ। ठीक है, एक कुंडली है, ये दूसरी कुंडली है, इसमें विद्युत धारा बह रही है। विद्युत धारा बहने से, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है, जिससे दूसरी कुंडली में क्या हो रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। इस घटना को ही क्या बोलते हैं? अन्योन प्रेरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अन्योन प्रेरण। चलिए, एक कुंडली में धारा क्या कर रहे हैं? प्रवाहित कर रहे हैं। धारा प्रवाहित करने से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उसके मान में परिवर्तन ला रहे हैं। परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है और दूसरी कुंडली में कौन उत्पन्न हो रहा है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अन्योन प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर भी का सिद्धांत भी किस पे आधारित है? अन्योन प्रेरण पर आधारित है। ठीक है, अन्योन प्रेरण पर आधारित है। चलिए डेरिवेशन की बात हो, डेरिवेशन आ गई है। देखिए पहली डेरिवेशन है, चलो क्या है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का जो परिपथ है उसमें केवल एक संधारित्र लगा है। क्या लगा है? केवल एक संधारित्र लगा है। परिपथ आरेख बनाइए। क्या बनाइए? परिपथ आरेख। पहले नंबर पे क्या बनाना? परिपथ आरेख। ठीक है, धारा का मान निकालना है, कलांतर एवं क्या है? धारितीय प्रतिघात ज्ञात करना है। ये हमको कुछ 4-5 चीजें या 3-4 चीजें पूछिए। ठीक है, परिपथ आरेख, एक परिपथ आरेख, एक धारा, एक कलांतर, ठीक है, फिर धारितीय प्रतिघात पूछा है। ठीक है, 2019 में आया था ये, 4 नंबर में। कितने नंबर में आया था बेटा? 4 नंबर में। चलिए, तो माना एक संधारित्र सी, संधारित्र को क्या बोला हमने? सी। स्रोत क्या है बेटा उसका? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी के साथ जुड़ा है। ठीक है, एक हमारे पास संधारित्र सी है जो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, एक स्रोत है उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक बेटा संधारित्र है, ठीक है, जो कि एक स्रोत, एसी स्रोत मतलब प्रत्यावर्ती धारा का एक स्रोत है। ठीक है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें हमने के फोर की, ठीक है, के4 की मतलब कुंजी, कुंजी को लगाया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी डेरिवेशन को। ये डायग्राम ये हमारा क्या हो गया बेटा? परिपथ आरेख। क्या हो गया बेटा? परिपथ आरेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा परिपथ आरेख। अब परिपथ में धारा, संधारित्र के प्लेटों पर आवेश। ठीक है, धारा निकालना है तो धारा से पहले हमने बताया कि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कितना है। ठीक है, चलो ध्यान से इसको थोड़ा सा ऊपर करके मैं भी फटाक से आपको डेरिवेशन को समझाता हूँ। ठीक है, देखना ध्यान से बेटा। संधारित्र का फॉर्मूला होता है C बराबर, सॉरी इसको रफ करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वापस देखेंगे। फॉर्मूला होता है, ठीक है, C बराबर Q अपॉन में V। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? संधारित्र का C बराबर Q अपॉन में V। यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा? CV, V का मान रख देंगे तो CV0
साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। Q बराबर CV कैसे आया, C बराबर होता है Q अपन में V। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं Q बराबर CV बराबर C, V की वैल्यू रखेंगे V0 साइन ओमेगा टी। और हमको पता है धारा क्या होती है, I बराबर dQ बटे dt। ठीक है, हाँ, आवेश परिवर्तन की दर। ठीक है, आवेश परिवर्तन की दर नहीं, आवेश परिवर्तन नहीं, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत धारा बोलते हैं। तो dQ बाय dt, Q का मान रख दो d अपॉन में dt, Q कितना है C V0 साइन ओमेगा t। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये C और V0 को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, साइन ओमेगा टी का हमने dy dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, मतलब ये हो गया हमारे पास d बाई डी टी। ठीक है, ये हो गया हमारा CV0। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से डीप में समझा रहा हूँ। C बराबर Q अपन में V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV। ठीक है, यहाँ पे V का मान रखा C V0 साइन ओमेगा टी। अब ये CV जो था, CV0 जो था वो कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाला, ये I के बराबर है। ठीक है, D अपन में dt साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का होता है बेटा कोस, साइन का क्या होता है बेटा कोस, तो ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, टी के आगे ओमेगा लगा था तो ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया ओमेगा CV0, सॉरी, ओमेगा CV0 कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है बेटा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस थीटा की जगह पे साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, थीटा की जगह पे ओमेगा टी था तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे ओमेगा टी, तो डायरेक्ट क्या आ गया ओमेगा CV0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब ये क्या हुआ, ठीक है, थोड़ा सा इसको रफ करके देखते हैं, इसको रफ करके साइड कर देता हूं मैं जरा, ये सामने है, ये साइड गया हमारा गोला। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ओमेगा CV0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब देखना इसको मैं क्या लिखूंगा, I बराबर ओमेगा CV0 साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, या ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 एक ही बात है, प्लस में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखो, अब हमारे पास अगर ऐसा लिखा होता कि V अपोन में 1 अपोन में एप्सिलॉन नॉट Q, ये V है, V के अपोन में क्या लिखा है 1 अपोन में एप्सिलॉन नॉट Q, तो हम इसको कहां लेके जाते बेटा, तीसरे नंबर पे लेके जाते। कहाँ पे लेके जाते, तीसरे नंबर पे तो है, पहले नंबर पे लेके जाते तो ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट क्यू वी। ये हमने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है सर, ऐसा मत बोलना कि ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने नॉर्मली मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि v के अपोन में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू लिखा है, तो इसको हम पहले नंबर पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट क्यू वी। ठीक है, या फिर मैं एप्सिलॉन नॉट क्यू वी को वापस लिख सकता हूँ क्या, v अपोन में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू लिख सकता हूं। ठीक है, वही करना है। यहाँ पे हमारे पास लिखा है ओमेगा CV0, बस इसी को देखो, इसको तो ऐसा कैसा लिख देंगे, क्या लिखा है ओमेगा CV0, इसको मैं लिख सकता हूँ V0 अपोन में 1 अपोन में ओमेगा C। ये वापस तो यही आएगा। सर क्यों माथाफोड़ी करना, बेटा बताता हूँ क्यों करना, पर ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया V0 1 अपोन में ओमेगा C साइन ओमेगा T प्लस पाई बाय 2। ठीक है, अब देखना ध्यान से। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो, यहाँ पे हम क्या लेंगे, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, क्यों लेंगे, I की जगह पे हम लिखेंगे साइन I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 से साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कट जाएगा। ठीक है, अब कलांतर देखेंगे बेटा, कलांतर निकालने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं कि अगर I प्लस में हो, I क्या हो बेटा प्लस में, थोड़ा सा मैं वापस से हमारे मार्कर को लेके ये, हाँ मार्कर को लेके आते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, एक तरीका आपको याद रखना है कि आई अगर प्लस में लिखा है, किस में लिखा है आई, या तो आई प्लस में, अब यहाँ पे प्लस मतलब यहाँ पे देखना है आपको। ठीक है, अगर आई प्लस में लिखा हुआ है, अगर आई माइनस में लिखा हुआ है, या तो प्लस में लिखा होगा या माइनस में। अगर आई प्लस में लिखा हुआ है तो आई क्या करेगा, लीड करेगा। क्या करेगा, लीड, लीड करेगा मतलब अग्रगामी होगा। क्या होगा, अग्रगामी। ठीक है, जब प्लस में होगा आई, मतलब यहाँ पे प्लस आ रहा है तो वो अग्रगामी मतलब लीड करेगा, अगर माइनस में होगा तो वो लेग करेगा। क्या करेगा बेटा, लेग करेगा। ठीक है, मतलब पश्चगामी होगा।
अग्रगामी होगा कब? जब प्लस में आए, और पश्चगामी होगा कब? जब माइनस में आए। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने थोड़ा सा लिखा क्या है देखते हैं। कलांतर, वोल्टेज समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, धारा समीकरण भी लिख दिया। ठीक है, अतः धारा वोल्टेज से कला में पाई बाय 2 या 90 अग्रगामी होती है। ठीक है, अग्रगामी क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे प्लस था, पश्चगामी आ जाता अगर यहाँ पे क्या होता? माइनस होता। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये कहाँ चल रहे हो आप? ठीक है, चलो धारी प्रतिघात। ठीक है, धारी प्रतिघात को देख लेंगे। धारा के आयाम, ठीक है, आई जीरो बराबर वी जीरो 1 में ओमेगा सी। ठीक है, वही मैंने अभी बताया, क्या साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 से साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या? इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आई जीरो बराबर वी जीरो अपन में 1 में ओमेगा सी, तो वही लिख दिया हमने। से तुलना करने पर, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करने पर क्या होगा बेटा? देखो ध्यान से, ओम का नियम पता है सभी को कि नहीं पता है? पता है या नहीं पता है? ठीक है, ओम का नियम भी पता है तो उसको भी देख लेंगे। ओम के नियम से तुलना, चलो यहाँ पे ओम के नियम से तुलना नहीं करिए, डायरेक्ट तुलना करिए 1 में ओमेगा सी। ये हमने जो ऊपर करा था, एक स्टेप बढ़ी थी 1 में ओमेगा सी लिख के। 1 में ओमेगा सी जो होता है वो होता है एक्स सी। बेटा एक तरह का प्रतिरोध ही है ये। क्या है? एक तरह का प्रतिरोध, पर हम इसको क्या बोलते हैं? प्रतिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिघात। चलिए प्रतिघात ये लिख दिया, याद कर लेना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, लेंज का नियम लिखिए एवं समझाइए कि कैसे लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ठीक है, 2026 के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन है, और बोर्ड 2019 में 3 या 4 नंबर में, मतलब 19 में जो आया था वो तो 3 नंबर में आया होगा या 4 नंबर में, और सैंपल पेपर में भी दे रखा है। तो ये आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 3 या 4 नंबर में आ सकता है। लेंज का नियम हमने पढ़ लिया, तो प्रश्न क्रमांक 5 के समान लिखना है। चलिए देखो क्या होता है इसमें, ध्यान से देखना। जब हम एक मैग्नेट को, मैग्नेट मतलब एक चुंबक है हमारे पास, एक चुंबक, ठीक है, एन एस एक चुंबक है, जब हम उसको पास में लेके जाते हैं किसी कुंडली के, किसके बेटा? कुंडली के। तो जब हम पास में लेके जाएंगे, किस में लेके जाएंगे? पास। अगर यहाँ पे साउथ है मतलब हमारा दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पास में जा रहा है तो क्या बनेगा? दक्षिणी ध्रुव बनेगा। क्या बनेगा? दक्षिणी ध्रुव। जब हम दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के पास लेके आएंगे तो क्या बनेगा? दक्षिणी ध्रुव। अगर हम दक्षिणी ध्रुव को दूर लेके जाएंगे तो उसका उल्टा कर दो, क्या बनेगा? उत्तरी ध्रुव। इसका उल्टा, उत्तरी ध्रुव को लेके आएंगे पास तो उत्तरी ध्रुव बनेगा, दूर लेके जाएंगे तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव बनेगा। ठीक है, सिंपल सा था ये। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल कैसे, ये भी देख लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल, जब हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, किसको? उत्तरी ध्रुव को जब पास लेके आएंगे तो लेंज के नियम के अनुसार कुंडली का पास वाला सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। तो कुंडली के पास में क्या बन जाएगा? उत्तरी ध्रुव। यही तो मैंने बताया अभी, जो चुंबक की गति का विरोध करता है। जो क्या करेगा? चुंबक की गति का विरोध। अब दोनों साउथ मतलब दोनों उत्तरी ध्रुव बन गए तो प्रतिकर्षण हो गया। ठीक है, और हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। हमको जो कार्य करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण हो रहा है तो इसके विरुद्ध काम होगा हमारा। ठीक है, तो यही यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। हाँ, ये जो हमारा एक्सटर्नल वर्क है ना बेटा, जैसे हमने कुंडली, ये हमारे पास ये हाथ देखना, थोड़ा सा इमेजिन करना, ये क्या है? एक कुंडली है। ठीक है, ये क्या है? एक चुंबक है। ये कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को जब मैं पास लेके आऊंगा तो यहाँ पे कौन सा ध्रुव बन जाएगा? पास लाने की बात हो रही है, क्या लाने की? पास लाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा ध्रुव बन गया? उत्तरी ध्रुव बन गया। ये इन दोनों में क्या होगा? आकर्षण, ओ सॉरी, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। अगर सेम सेम आ गए उत्तरी ध्रुव और सामने भी उत्तरी ध्रुव तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा और हमको इसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। पर विरुद्ध क्यों? प्रतिकर्षण से ये दूर जाएंगे पर हम इसको पास ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, हमको स्वयं को कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि किस में परिवर्तन हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्या है? यदि विरोध नहीं होता, अगर विरोध नहीं होता तो क्या होता? तो बिना कार्य किए ही ऊर्जा प्राप्त हो जाती। अगर विरोध करना ही नहीं पड़ता तो बिना कार्य किए ही क्या हो जाती? ऊर्जा प्राप्त हो जाती, जो कि असंभव है, जो कि संभव ही नहीं है। ठीक है, अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। इसलिए ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है कौन का नियम? लेंज का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए, सॉरी,
फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, और साथ में फेराडे के दोनों नियम लिखना है। चलिए, फेराडे का प्रथम नियम बेटा फटाक से याद हो जाएंगे, फटाक से। ठीक है, 2 मिनट में याद हो जाएंगे फेराडे के नियम। जब कभी किसी पहला नियम बता रहा हूं, कौन सा नियम बता रहा हूं? पहला नियम, जब किसी बंद, ठीक है, जब किसी बंद परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, किसी जब कभी किसी बंद परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, हमारे पास क्या है? ठीक है, एक बंद परिपथ है, बंद परिपथ में क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। क्या है बेटा? चुंबकीय फ्लक्स। उसमें क्या कर रहे हैं हम? परिवर्तन कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। यह तब तक रहता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। जब जब हम फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, ठीक है, जब जब हम क्या करेंगे? फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, अगर हमने परिवर्तन करना बंद कर दिया तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना भी बंद हो जाएगा। ये हमारा प्रथम नियम है। ठीक है, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। ठीक है, पढ़ना है बेटा सभी को। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कब कब उत्पन्न होगा? ठीक है, जब हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करें। जब जब हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। कब तक उत्पन्न रहेगा? जब तक हम परिवर्तन करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रेरित विद्युत वाहक का मान। अब जो प्रेरित विद्युत वाहक का मान, मतलब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो हमेशा समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? जितना ज्यादा परिवर्तन फ्लक्स में आएगा उतना ज्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? समानुपाती होंगे। इसके लिए व्यंजक निकालना है। ठीक है, 2 मिनट में पानी पी के कराता हूं आपको व्यंजक। ठीक है बेटा, पहला नियम बोलता है कि चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन आ रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा नियम यह बोल रहा है कि जो विद्युत वाहक बल होगा वो समानुपाती होगा चुंबकीय फ्लक्स के। यही बोल रहा है, यही बोल रहा है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दल के समानुपाती होगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। माना dt समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन d5 हो रहा है। ठीक है, dt समय में कितना परिवर्तन हो रहा है? d5 परिवर्तन हो रहा है। तो द्वितीय नियम से डायरेक्ट मार्कर की जरूरत ही नहीं है। E मतलब विद्युत वाहक बल समानुपाती होगा d5 अपन में dt के। माइनस साइन किसको बताता है बेटा? माइनस साइन लेंस के नियम को बताता है कि उसमें क्या होगा? हमको बल जो लगेगा वो विपरीत दिशा में करना पड़ेगा। कार्य जो है विपरीत दिशा में हमको करना पड़ेगा। ठीक है, वही समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर और एक कांस्टेंट नियतांक लिया है। ठीक है, अगर k का मान 1 हो जाएगा तो E बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का d5 अपन में dt। चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? ऋण चिन्ह लेंज के नियम को दर्शाता है। ठीक है, कि ईएमएफ परिवर्तन का विरोध करता है। ईएमएफ क्या होगा? परिवर्तन। ईएमएफ मतलब क्या होता है सर? विद्युत वाहक बल को ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, ईएमएफ क्या करेगा? परिवर्तन का विरोध करेगा। अब देखो, यदि कुंडली में कितने फेरे हो? एन फेरे हो, तो यहाँ पे बस क्या लगा देना? एन लगा। ठीक है, फटाक से, नॉर्मल था, दोनों समझ लिए। चलो बेटा, न्यूमेरिकल का वेट कर रहे थे आप लोग, न्यूमेरिकल का वेट कर रहे थे और नी भी कर रहे थे, तो हमारे पास नया न्यूमेरिकल आ चुका है। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल आ चुका है। नया क्या? पहला न्यूमेरिकल आ चुका है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 ध्यान से देखिएगा। बोर्ड 2022। ठीक है, 2022 का ये न्यूमेरिकल है। कितने मार्क्स का भैया? 3 मार्क्स का है भैया। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है? अपचाई ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट। ठीक है, अपचाई हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, उसमें जो वोल्टेज है वो 11,000 से सीधे कहां पे पहुंच रहा है? 440 वोल्ट पे। 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट पे परिवर्तित हुआ। ठीक है, 11,000 वोल्ट से सीधे कहां पे आ गया? 440 वोल्ट पे आ गया। ठीक है, यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8,000 है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है बेटा? 8,000 है, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करनी है। सिंपल सा, बहुत फटाक से क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सा है। ठीक है, प्राथमिक वोल्टेज क्या है? 11,000। द्वितीय वोल्टेज क्या है? 440। प्राथमिक फेरे कितने हैं? 8,000। द्वितीय या द्वितीयक फेरे निकालना है तो उसको हम एनएस बोल देते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा फॉर्मूला है हमारे पास, वीएस अपन में वीपी बराबर एनएस अपन में एनपी। ठीक है,
वीएस अपॉन में वीपी बराबर एनएस अपॉन में एनपी। ठीक है, वैल्यू हम पुट करेंगे, ये कहाँ है, वीएस की वैल्यू 440 बटे में 11,000। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा एनएस। ठीक है, एनएस तो निकालना है शायद। ठीक है, एनएस कहाँ है, एनएस निकालना है, एनएस अपॉन में एनपी कितना है बेटा 8,000। ठीक है, ये वैल्यू पुट करी, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। ठीक है, कट गए। चलिए क्या क्या बचा एक साथ देखेंगे। ये बचा 440 वोल्ट बटे में 11 बराबर में एनएस बटे में 8। ठीक है, ये 3 से ये 3 तो कट ही गए थे। ठीक है, अब 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो यहाँ पे आएगा 40। ठीक है, ये भाग में है, उधर गुणा में हो जाएगा, 40 गुणत 8 बराबर एनएस। तो 8 चौक 32, 320 आंसर आ जाएगा। ये 320 आंसर है, नॉर्मल सा। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था, 3 नंबर में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वीएस अपन में वीपी होता है बराबर एनएस अपन में क्या होता है, एनपी होता है, और वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, ये हमने लिखा है कि अतः द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी, 320। चलिए, ओ हो एक और न्यूमेरिकल। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी कुंडली में 4 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर कुंडली का प्रेरकत्व 1000 हेनरी हो तो संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। संचित ऊर्जा का मान निकालना है, अगर उसमें धारा कितनी हो, 4 एम्पियर हो। ठीक है, मैंने एक तो नहीं बोल दिया था गलती से, ठीक है, बोल दिया तो थोड़ा देख लेना। 4 एम्पियर धारा, ठीक है, प्रवाहित करने पर कुंडली का प्रेरकत्व कितना है, 100 हेनरी है। कितना है, 100 हेनरी। ठीक है, हमको क्या निकालना है, संचित ऊर्जा आई बराबर 4 एम्पियर। ठीक है, प्रेरकत्व बराबर 100 H, फॉर्मूला होता है यू बराबर 1/2 एल आई का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू हम पुट कर देंगे, ध्यान से देखिएगा, 1/2 एल की जगह पे हम लिखेंगे 100 गुणित आई का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर ये 1/2 गुणित 100। ठीक है, 4 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16। ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है, 2 अठे 16। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 800। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारा 800 जूल संचित ऊर्जा आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ये भी 2022 में 3 नंबर का आया था बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य, चलो नई डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, नई डेरिवेशन, दो समतल वृत्ताकार कुंडली, दो समतल क्या है हमारे पास, वृत्ताकार कुंडली दे रखी है। ठीक है, के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। किसके लिए बेटा, अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए। 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हमारे पास दो कुंडली दे रखी है। ठीक है, माना दो समतल वृत्ताकार कुंडली संक्रेदित है। ठीक है, मतलब हमारे पास दो क्या है, समतल कुंडलियां हैं। ठीक है, बाहरी कुंडली की त्रिज्या कितनी है, बाहरी कुंडली की त्रिज्या कितनी है R2, और फेरे कितने हैं इसमें, N2। ध्यान से सुनना, दो समतल वृत्ताकार कुंडली है। ठीक है, बाहरी कुंडली की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमको R2। ठीक है, और इसमें फेरों की संख्या कितनी दे रखी है N2, और भीतरी कुंडली की त्रिज्या कितनी दे रखी है R1, इसमें फेरों की संख्या कितनी दे रखी है N1। अब यहाँ पे हमको क्या दे रखा है वो देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे हमको मेंशन भी कर रखा है, क्या मेंशन कर रखा है कि जो R1 है वो हल्का सा छोटा है किससे, R2 से। ठीक है, मतलब जो हमारी बाहरी कुंडली है वो थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, मतलब कुंडली की त्रिज्या अगर बड़ी है तो कुंडली बड़ी है। ठीक है, कुंडली की त्रिज्या अगर छोटी है तो कुंडली भी क्या होगी, छोटी होगी। ध्यान से सुनना, ये क्या दे रखा है हमको, R1 जो है वो थोड़ा सा छोटा है किससे, R2 से। तो देखते हैं, ये हमारी बाहरी कुंडली, ठीक है, त्रिज्या कितनी R2, ये हमारी भीतरी कुंडली त्रिज्या कितनी R1, इसमें फेरों की संख्या N2, इसमें फेरों की संख्या N1। कोई दिक्कत इसमें। चलिए, R1 थोड़ा सा छोटा है, मतलब R1 मतलब त्रिज्या छोटी है तो कुंडली भी थोड़ी सी क्या होगी, छोटी होगी। और R2 थोड़ा सा बड़ा है, अब बड़ा है त्रिज्या बड़ी है तो पूरी की पूरी कुंडली भी थोड़ी सी क्या होगी, बड़ी होगी। चलिए डेरिवेशन देखते हैं, फटाफट देखना आप। ठीक है, नॉर्मल सी डेरिवेशन है, फटाक से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, बाहरी कुंडली में धारा I2 बह रही है, बाहरी कुंडली में कौन सी धारा बह रही है बेटा, I2। बड़ी वाली जो कुंडली है, बाहरी कुंडली मतलब बड़ी वाली कुंडली, बड़ी वाली कुंडली में धारा जो बह रही है वो बह रही है I2। प्रवाहित करने पर उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, बाहरी कुंडली में क्या कर रहे हैं हम, I2 धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बेटा, फॉर्मूले आपको सारे याद करने हैं, फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं होंगे तो आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, इससे पहले हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं, ये तो हमारी डेरिवेशन है, आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, ये वीडियो जैसे ही हमारा खत्म होता है, आपको ये वीडियो खत्म होते ही इसमें जितने भी हमने फॉर्मूले बताए हैं, जितने भी डेरिवेशन कराए हैं, उसको एक पेज में लिखना है
और उन फॉर्मूले को आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। ऐसे याद कर लेना है कि आप कहीं भी जा रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, नहा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको वो जो क्वेश्चन मतलब वो जो हमारे फॉर्मूले वो याद होने चाहिए, तब जाके आप न्यूमेरिकल में 110% परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले ही याद नहीं होंगे, ठीक है, हमने शायद एक वीडियो भी अपलोड कर रखा हुआ है जिसमें हमने सारे के सारे फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से लेके तो 14 चैप्टर तक के सारे फॉर्मूले उसमें बताए हैं। आपको फॉर्मूले लिखना है या फिर वीडियो देखनी है, जैसे ही यूनिट कंप्लीट होती है यूनिट का नाम लिखना है और जितने भी फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं, जितनी भी डेरिवेशन है, सारे के सारे लिख लेनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लगाया है B2 का। B2 मतलब क्या, दो चुंबकीय क्षेत्र होंगे, एक तो B1 और एक B2, एक तो बाहरी कुंडली के लिए और एक भीतरी कुंडली के लिए। बाहरी कुंडली, ठीक है, जो कि थोड़ी सी बड़ी है, भीतरी कुंडली जो कि थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, बाहरी कुंडली जो थोड़ी सी बड़ी है और भीतरी कुंडली जो थोड़ी सी छोटी है। अब देखना ध्यान से, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, B2 बराबर होता है म्यू 0 N2। N2 क्या है, N2 कौन है बेटा, N2 मतलब फेरों की संख्या, किसमें, बाहरी कुंडली में। ठीक है, I2 मतलब प्रवाहित धारा। ठीक है, अपॉन में 2 पाई और 2R2, R2 लिखा है, R का स्क्वायर नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा B2 की वैल्यू। अब चुंबकीय फ्लक्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। यह चुंबकीय क्षेत्र भीतरी कुंडली के तल पर लगभग एक समान माना जा सकता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र भीतरी कुंडली के तल पर, ठीक है, भीतरी कुंडली का जो तल है, ठीक है, मतलब जो छोटी वाली कुंडली है उसका जो तल है, उसका चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान होगा, मतलब दोनों बराबर होंगे। तो भीतरी कुंडली के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा φ1 बराबर N1 B2 A1। ठीक है, B2 क्यों लिया हो यहाँ पे, N1 मतलब फेरों की संख्या, A1 मतलब हमने क्षेत्र दिया है। ठीक है, क्षेत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो हमारा वृत्त लेते हैं उसको पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, तो हमने लिखा पाई आर, मतलब R1 है तो R1 का स्क्वायर। ठीक है, B2 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। हमने अभी बताया कि दोनों का लगभग कैसा होता है, समान होता है। तो हमने वैल्यू पुट करी, φ1 बराबर N1 ऐसा कैसा, B2 की वैल्यू ऊपर निकाली थी वो, और पाई R1 का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से φ1 बराबर होता है Mi2। क्या होता है बेटा, φ1 बराबर Mi2। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा Mi2 बराबर, ये वैल्यू रख दी किसकी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दी। ठीक है, I2 से I2 कैंसिल हो गया, तो m बराबर आ गया म्यू 0 पाई N1 N2 R1 का स्क्वायर अपॉन में 2R2। ठीक है, यही क्या है, उभयस्थ व्यंजक है। ठीक है, नॉर्मल सी डेफिनेशन थी, बस आपको नॉर्मल सी डेरिवेशन थी, बस आपको थोड़े से फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बहुत प्यारी डेरिवेशन है ये बेटा। सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का 1 बटे करनी 2 गुना होता है। ठीक है, अच्छी डेफिनेशन, अच्छी डेरिवेशन है। 2017 में ये अभ्यास पत्र 2024 के सेट ए में ये अर्धवार्षिक परीक्षा के 25-26 की अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आई है। ठीक है, चलो देख लेते हैं वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। एक पूरे चक्र में धारा के वर्ग के, ठीक है, एक पूरा चक्र होने पर धारा के वर्ग के, ठीक है, औसत मान के, ठीक है, जो औसत मान आता है उसका भी वर्गमूल को क्या बोलते हैं, IRMS बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, IRMS। IRMS का मतलब क्या होता है, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, ध्यान से धारा का समीकरण आपको याद रखना है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, एक पूर्ण चक्र कहां से, 0 समय से लेके तो t समय तक, चलिए, के लिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, हमने वर्ग की बोला तो I का स्क्वायर लगाया, देख लो ध्यान से। ठीक है, ये हमारा लिखा आई बार है। ठीक है, आई बार का स्क्वायर बराबर 1/t। ठीक है, 0 से t तक। ठीक है, आई का स्क्वायर dt, यहाँ पे हम आई का मान रख देंगे, ये आई का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1/t। ठीक है, ये 0 से t, आई क्या है हमारा, I0 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर dt, यही करा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको बाहर निकालेंगे तो I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ठीक है, I0 को बाहर लेने पर, I0 को हमने बाहर ले लिया। ठीक है, 1 गुणित ये तो I0 का स्क्वायर अपन में t। ठीक है, हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फॉर्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपन में 2। ठीक है, dt, ये 2 को भी हमने क्या करा, यहाँ पे से थोड़ा देखो, ठीक है, अभी बाहर नहीं निकालते हैं, ये देखो समाकलन करने पर, ठीक है, cos 2 ओमेगा टी का पूर्ण चक्र में समाकलन कितना होता है, 0। cos 2 ओमेगा टी का समाकलन कितना होता है बेटा, 0। तो इसकी जगह पे 0 रखा तो 1/2 बचा, 2 को भी बाहर निकाल दिया, 1 का क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, तो 1 का समाकलन होता है t।
ठीक है, तो ये टी लिमिट पुट करी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको इस तरीके से लिखा टी माइनस जीरो, तो टी माइनस जीरो को डायरेक्ट क्या लिख दिया, टी। चलिए आगे देखते हैं, आगे ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, ये टी का मान यहाँ पे, ये टी का मान रखा, मान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, टी माइनस जीरो करा तो टी बचा, टी से टी कैंसिल हो गया। अब देखो ठीक है, आई जीरो का स्क्वायर, ओ आई स्क्वायर बराबर आई जीरो का स्क्वायर अपोन में 2, ठीक है, वर्गमूल लेने पर, ठीक है, वर्गमूल लेंगे मतलब आई आर एम एस बराबर होगा अंडर रूट आई स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट आई स्क्वायर बार, ठीक है, देखो ध्यान से, वर्ग माध्य मूल मान ये आई आर एम एस, ठीक है, बराबर लिखा मैंने करनी आई बार का स्क्वायर, ठीक है, आई बार की वैल्यू पुट करेंगे आई आर एम एस बराबर करनी आई बार का स्क्वायर क्या आया, आई जीरो का स्क्वायर अपोन में 2, आई जीरो का स्क्वायर है तो आई जीरो तो बाहर आ गया, ठीक है, बचेगा क्या करनी 2, इसका मान कितना होता है 0.707 आई जीरो, ठीक है, इति सिद्धम, मतलब यही तो हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है बेटा आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आपको इसको बिल्कुल अच्छे से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 15, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 में क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति व्यय के लिए सिद्ध कीजिए, ठीक है, औसत शक्ति व्यय के लिए हमको सिद्ध करना है पी एवरेज बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस फाइव, ठीक है, बहुत अच्छी डेरिवेशन है, ये भी कब आई थी बेटा, ठीक है, ईयर मेंशन करना भूल गए बेटा, ठीक है, मेंशन करा हुआ है, सॉरी हाईलाइट करना भूल गए, 2024 सेट ए में, ठीक है, 2024 का जो अभ्यास पत्र था उसके सेट ए में अर्धवार्षिक 2025 और 26 में, ठीक है, अभी भी आपके एग्जाम में 3 या 4 नंबर में ये डेरिवेशन आ सकती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है, ठीक है, फटाक से समझिएगा, ठीक है, v बराबर होता है, फटाफट समझूंगा बेटा, v बराबर होता है वी जीरो साइन ओमेगा टी, आई बराबर लेना आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है, जहां पे फाइव क्या है बेटा, कलांतर है, और ताक्षणिक शक्ति, शक्ति का फॉर्मूला p बराबर v इंटू आई होता है, ठीक है, v का मान वी जीरो साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई में i का मान आई जीरो साइन ओमेगा टी, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला आपको याद रखना है साइन ए माइनस बी का, ठीक है, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला लगा था, हमने यहाँ पे वी जीरो का मान रख दिया वी जीरो साइन ओमेगा टी, आई जीरो का मान लिख दिया, ओ सॉरी वी का मान लिख दिया वी जीरो साइन ओमेगा टी, आई का मान लिख दिया आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है, ये वी जीरो और आई जीरो का हमने एक साथ लिख दिया, फिर बचा क्या साइन ओमेगा टी, और एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं इसकी, ये हो जाएगा वी जीरो आई जीरो, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा है इसकी जगह पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला लगा दिया हमने, तो साइन ए माइनस बी का है साइन ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए साइन बी, ठीक है, अब हमने क्या करा, साइन ओमेगा टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ओमेगा टी का अंदर मल्टीप्लाई करा तो साइन का मल्टीप्लाई साइन में करा तो साइन का स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर इधर करा तो एंगल अलग थे तो डायरेक्ट हमने लिखा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाइव। अब जो औसत शक्ति होती है बेटा, औसत शक्ति देखना ध्यान से, औसत शक्ति में एक पूर्ण चक्र के लिए औसत लेने पर, ठीक है, एक पूर्ण चक्र के लिए क्या लिया हमने, औसत लिया, औसत लेने पर क्या आया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो औसत मान है वो होता है 1/2, कितना होता है 1/2, और साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी या 1/2 साइन 2 ओमेगा टी का जो औसत मान होता है वो होता है 0, कितना होता है 0, ध्यान से सुनना बेटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी का मान कितना होता है 0, तो देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 1/2, और साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी की जगह पे 0, तो ये पूरा तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ठीक है, एक स्टेप, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वी जीरो आई जीरो मल्टीप्लाई में 1/2 कोस फाइव माइनस का 0, ये ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वी जीरो आई जीरो मल्टीप्लाई में 1/2 कोस फाइव, और मैं ऐसा लिख दूं वी जीरो आई जीरो बटे में 2 इंटू कोस फाइव, इसको मैं लिख दूं वी जीरो बटे में √2 मल्टीप्लाई में आई जीरो अपोन में √2 मल्टीप्लाई में कोस फाइव, दो को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, ठीक है, ये हमने क्या करा है
लिखा है, ठीक है। और V0/√2 को मैं लिख सकता हूँ VRMS, मल्टीप्लाई में I0 अपन में √2 को लिख सकता हूँ IRMS, ठीक है, मल्टीप्लाई में cos फाई ऐसा का ऐसा। ये तो क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। देखते हैं इति सिद्धम हुआ कि नहीं। इति सिद्धम V0√2 I0√2 मल्टीप्लाई में cos फाई, V0√2 की जगह पे VRMS, I0√2 की जगह पे IRMS, ठीक है, और cos फाई की जगह पे cos फाई, इति सिद्धम। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन आया बेटा, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने इसको छोटा कर दिया, वापस अब गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, क्या पूछा है बेटा, गतिक विद्युत वाहक बल। देखते हैं गतिक विद्युत वाहक बल क्या है। इसके लिए व्यंजक की भी स्थापना करनी है। किसकी स्थापना करनी है बेटा, व्यंजक की भी हमने क्या करना, हमको क्या करनी है, स्थापना करनी है। चलो पहले देखते हैं गतिक विद्युत वाहक बल होता क्या है, ठीक है। गतिक विद्युत वाहक बल, जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, एक चालक है बेटा हमारे पास जो किसमें गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। एक चालक है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के कटने के कारण, ठीक है, अब एक चालक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है और चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं जो है वो कट रही है, ठीक है। कटने के कारण, ठीक है, कट रही है, कटने के कारण क्या रहा, उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न, अब देखो ये हमारे पास ये जो गोला है ये चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में ये हमारा चालक है, ठीक है। ये क्या है, हमारा चालक है। ये चालक क्या कर रहा है, इसमें गति कर रहा है, ठीक है। चालक क्या कर रहा है, इसमें गति कर रहा है। गति करने पर, ठीक है, जो क्षेत्र रेखाएं हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं जो है वो कट रही है। कटने के कारण इसके दोनों किनारे पर, कलर चेंज करके बताता हूँ बेटा आपको, ठीक है, इसके जो दोनों किनारे हैं, ठीक है, उस पर विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। उसी को हम बोलते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं बेटा, गतिक विद्युत वाहक बल। जब एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में गमन करेगा, ठीक है, गति करेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को वो काट देगा। काटने के कारण उसके दोनों किनारों पर क्या उत्पन्न हो जाएगी, क्या उत्पन्न हो जाएगी बेटा, विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, हो जाएगी नहीं सॉरी, हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। उसी विद्युत यहाँ विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, उसी विभवांतर को हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है। सिंपल था। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमको इसके लिए क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। तो माना एल लंबाई का एक चालक है, ठीक है, एन एन लंबाई का क्या है, एक चालक है। ये हमारे पास एक चालक है पी क्यू, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या लिया हमने, बी में वी वेग से लंबवत गति कर रहा है। वी वेग से क्या कर रहा है, लंबवत गति कर रहा है। चलिए देखते हैं, dt समय में चालक dx दूरी, पहले मैं बता रहा हूं बेटा पूरा, फिर सॉल्व भी कर लेंगे फटाक से। dt समय में कितनी दूरी तय कर रहा है, dx दूरी तय कर रहा है, अतः उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, ठीक है। हमने क्षेत्रफल लिखा है यहाँ पे, देखना ध्यान से। क्षेत्रफल पहले तो वापस इसको लाल कर देते हैं, ठीक है, टमाटर को झटपट लाल बना दे, ठीक है। डी ए बराबर एल इंटू डी एक्स, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, वेग बराबर होता है, या चाल, वेग या चाल, चाल बोल देते हैं, वेग को हटा देते हैं, ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है ये, चाल गुणित समय, ठीक है। दूरी कितनी है dx, चाल कितनी है v, ठीक है, और मल्टीप्लाई में समय कितना है dt। तो l इंटू डी एक्स, dx की जगह पे हमने लिख दिया v dt, सिंपल। ये dA की वैल्यू आ गई, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसमें बेटा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स डी फाई बराबर, हमने चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, बी डी ए होता है, ठीक है। क्या होता है, बी डी ए, तो बी डी ए, डी ए की वैल्यू रख दी एल वी डी टी, ठीक है। अब हमने फेराडे का नियम लगा दिया, ई बराबर होता है डी फाई अपॉन में डी टी, ठीक है। डी फाई की जगह पे हमने लिख दिया बी एल वी डी टी, डी टी से डी टी कट गया तो ई बराबर आ गया बी वी एल। यही गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक है, सिंपल सा था बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को थोड़ा आप पढ़ो एक बार, मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है, पानी पी लेते हैं हम।
बेटा पढ़ाई जमकर करनी है, ठीक है। फिजिक्स में अच्छा खासा स्कोर करना है, अच्छा खासा मतलब 95 प्लस नंबर आने चाहिए फिजिक्स में, ठीक है। जितनी भी वीडियोस हम बना रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम कराने हैं, उन सभी को आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, कंठस्थ याद कर लेने हैं, ठीक है। कि एग्जाम में क्वेश्चन दिखे और फटाक से लिख दिया, ठीक है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, अपने 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर दिया, ऐसी तैयारी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। मेरे को सॉरी, आई होप, मेरे को ये उम्मीद है कि आपके पास ये पीडीएफ होगा, ठीक है। आपने इसको डाउनलोड कर लिया होगा हमारे ऐप से, ठीक है। प्रिंट आउट निकला लिए होंगे, ठीक है। प्रिंट आउट निकलाने के बाद रोज प्रैक्टिस कर रहे होंगे फटाफट, ठीक है। रोज प्रैक्टिस करना है बेटा, प्रिंट आउट निकला लेना है, प्रिंट आउट नहीं निकला है तो मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मोबाइल में पीडीएफ से रोज पढ़ाई करनी है, यूनिट वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी है इसमें, बहुत सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। ये जैसे ही हमारे पूरे यूनिट के डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस खत्म होते हैं, उसके बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ हिंदी मीडियम के लिए, जिसमें हम 500 ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे, ठीक है। एक साथ 500 ऑब्जेक्टिव को खत्म करेंगे, साथ ही एक वीडियो में हम पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को खत्म करेंगे, एक वीडियो में हम पूरी की पूरी डेरिवेशंस को खत्म करेंगे, ठीक है। आपको तैयार रहना है, ठीक है। डेरिवेशंस को मैं फट फट कराऊंगा, जितनी भी डेरिवेशन है, टोटल जितनी भी डेरिवेशंस मेरे को मिलेगी, ठीक है, फर्स्ट यूनिट से लेके तो लास्ट यूनिट तक जितनी भी डेरिवेशन होगी, टोटल एक ही वीडियो में पूरी डेरिवेशन, और पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट 500 के समथिंग ऑब्जेक्टिव, और साथ ही में एक वीडियो में हम न्यूमेरिकल कराने वाले हैं, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छे से बिल्कुल आपको पढ़ाई करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, लाली लग रही है। चलिए, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, पहले हमसे पूछा क्या, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। एक परिनालिका के लिए क्या निकालना है हमको, स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक, ठीक है। स्वप्रेरकत्व देखो 2020 में आया बेटा, 23 में आया, 2018 में आया, 2016 में आया, 2015 में, 15, 16, 18, 20, 23, ठीक है। बोर्ड में ही आया है ये, कितने साल, 1, 2, 3, 4, 5 साल, ठीक है। 5 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर में। चलिए देखते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कुंडली का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं में प्रवाहित धारा के परिवर्तन का विरोध करे, ठीक है। ऐसा गुण जो स्वयं जिसके कारण उत्पन्न हुई है, जिस धारा के कारण उत्पन्न हुई है, उसी का क्या कर रही है, विरोध कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वप्रेरकत्व। क्या बोलते हैं बेटा, स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। इसे एल से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, एल से। इसका मात्रक क्या है, हेनरी है, क्या है बेटा, हेनरी। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास एक परिनालिका है बेटा, परिनालिका में विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, इसका जो अनुप्रस्थ काट है वो डी है कि ए ले रखा है इसमें, ए, ठीक है। ए ले रखा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, क्या ले रखा है, ए ले रखा है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, माना एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट वाली परिनालिका में कुल फेरे कितने फेरे हैं बेटा, टोटल फेरे, ये कुल फेरे कितने हैं, एन फेरे हैं, कितने फेरे हैं, एन। और धारा कौन सी बह रही है, आई बह रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। अरे वापस लाली आ गई। ये चलो स्टार्ट करते हैं। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। वापस से ये चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला, परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है बी बराबर म्यू जीरो एन आई, ठीक है। एन आई की एन क्या है, यहाँ पे फेरों की संख्या, यहाँ पे एल लंबाई है और फेरे कितने हैं, एन, तो हमने लिख दिया एन अपॉन में एल, ठीक है। एन की जगह पे एन अपॉन में एल लिख दिया, ठीक है। अब कुंडली के संबद्ध कुछ कुल फ्लक्स, ठीक है, कुंडली में जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाइव बराबर एन बी ए, बेटा फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था बी डी ए या बी ए होता है, ठीक है। एन कहां से आया, तो एन इसलिए आया क्योंकि फेरों की संख्या कितनी है, एन है, तो यहाँ पे एन बी ए आ गया, बी की वैल्यू रख दी म्यू जीरो एन अपन में एल आई, ठीक है, मल्टीप्लाई में ए, ठीक है। एन का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइव बराबर क्या आ गया, म्यू जीरो एन का स्क्वायर ए आई अपन में एल, ठीक है। सूत्र क्या हो जाएगा, फाइव बराबर एल आई, ठीक है। सूत्र क्या होता है, फाइव बराबर एल आई, ठीक है। यहाँ से एल का मान कितना जाएगा, देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, फाइव बराबर है म्यू जीरो एन का स्क्वायर ए आई अपन में ये स्मॉल वाला एल, ठीक है। फॉर्मूला होता है फाइव बराबर एल आई, ठीक है। फाइव का मान रखेंगे, ध्यान से देखना, फाइव का मान म्यू जीरो एन का स्क्वायर ए आई अपन में एल बराबर एल आई, आई से आई कट गया, बचेगा क्या, एल बराबर म्यू जीरो एन का स्क्वायर ए अपोन में एल, ये लिखा है म्यू जीरो एन का स्क्वायर ए अपोन में एल। चलिए ये तो हमने व्यंजक ज्ञात कर, प्रभावित करने वाले कारक भी देख लेते हैं इसके, ठीक है। कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, फेरों की संख्या प्रभावित करती है क्या, पहला प्रभाव, पहला कारक क्या है,
फेरों की संख्या, ठीक है, जो एल है वो समानुपाती होता है एन स्क्वायर के, फेरे बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है, जो एल 100 प्रेरकत्व है वो फेरे बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। क्रोड़ का माध्यम, ठीक है, नर्म लोहे का क्रोड़ रखने पर एल बढ़ जाता है, ठीक है, नर्म लोहे का क्रोड़ रखेंगे तो एल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, एल भी समानुपाती है, मोटा तार बड़ी कुंडली होने पर भी बढ़ता है। चलिए अगला, ठीक है, चलो और बहुत जोरदार, ये भी देखो 2018, 20, 22, 25 और सैंपल पेपर 2026 में, ये भी 5 साल, ठीक है, कितनी बार बेटा, 5 बार। चलिए क्या, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जनित्र मतलब डायनामो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है और 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, हालांकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायनामो और जनित्र, ठीक है, डायनामो इंग्लिश में डायनामो और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जनित्र। क्या बोला है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। हमको सिद्धांत बताना है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नामांकित चित्र बनाना है और तीसरे नंबर पे कार्यविधि। 3 चीजें पूछी है, सिद्धांत, नामांकन चित्र और कार्यविधि। चलिए चित्र देखेंगे, पहले सिद्धांत देखो, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है बेटा, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जब किसी कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। देखना ध्यान से, जब हम क्या करेंगे, कुंडली को शक्तिशाली, एक हमारे पास कुंडली है, ठीक है, उस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे। एक कुंडली है हमारे पास, उसको शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आने से प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं जनित्र का सिद्धांत। क्या बोलते हैं बेटा, जनित्र का सिद्धांत। चलिए नामांकन चित्र देखिए, ये देखना ध्यान से समझना आप इसको, ठीक है। एनएस, ठीक है, मैग्नेट है हमारे पास, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, मैग्नेट उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, दो दो क्यों बनाए हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। यहां पर हमने लगाई है एक कुंडली, ये कुंडली ध्यान से देखिएगा, मार्क, ये जो हमारा मार्कर है, जो हमारा पेन है, इसको समझिए कि ये कुंडली है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा कौन सा, उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे क्या है, दक्षिणी ध्रुव। ये इस टाइप से घूम रही है, इस टाइप से क्या कर रही है, ये घूम रही है, ये घूम रही है, देखो ए बी सी डी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आर्मेचर कुंडली। क्या बोलते हैं बेटा, आर्मेचर कुंडली, नाम है इसका, क्या नाम है, आर्मेचर कुंडली, ठीक है। एनएस क्या है, चुंबक है, आर्मेचर कुंडली क्या है, एबीसीडी, ठीक है। यहाँ पे हमने R1 और R2 सर्पी विलय लगाए हुए हैं, ठीक है, सर्पी विलय, जो कि किससे कनेक्ट है, जाके एक यहाँ पे स्रोत लगा हुआ है उससे कनेक्ट है, जिससे हमको आउटपुट पता चले कि यार, मतलब जनित्र में जो चल रहा है वो कुंडली घूम रही है, कुंडली घूमने के बाद विद्युत धारा उत्पन्न भी हो रही है या नहीं हो रही है, ये पता लगाने के लिए हमने उसमें R1 और R2 लगाए हुए हैं, ठीक है। 2 ब्रूश भी लगाए हुए हैं, B1 और B2, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ध्यान से, ये कुंडली इस टाइप से घूमेगी, ए बी सी डी, ये घूमेगी इस टाइप से, मतलब ए बी सी डी, देखो ये हाथ देखो, ठीक है, इस टाइप से ये पूरा यू करके, मेरा हाथ तो पूरा नहीं घूमेगा पर ये मार्कर, रुको मैं 2 मिनट आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ, मेरा फोन लेके आता हूँ, ठीक है, ये फोन रखा हुआ है साइड में, ठीक है। ये इस टाइप से देखना ध्यान से, ये दिख रहा है फोन आपको, ठीक है, ये जो हमारा फोन है ये इस टाइप से रखा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से ये घूमेगा, ठीक है, इस टाइप से घूमते हुए दिखा है, या आपको तरबूज दिख रहा होगा दूर से, या कुछ भी नहीं दिख रहा होगा तो चलो, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये देखिए इस टाइप से था, ये ए बी सी डी, देखना ध्यान से, ए बी सी डी, ये मैंने यहां पे रख दिया मोबाइल को, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब देखना ध्यान से, ये क्या है, ए बी सी डी, इसको बंद करने दो पहले तो, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी दिखा। अब मैंने इसको घुमाया, घुमाने से क्या हुआ, ए बी इधर आ गया, सी डी इधर आ गया, ए बी जो था, देखो ध्यान से, ये हमने मोबाइल रखा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये ए बी है, ये सी डी है, घुमाया तो ए भी इधर आ गया और सी डी इधर आ गया, वही डायग्राम में बनाया है, ठीक है। जैसे ही वो घुमा बेटा, जैसे ही वो घुमा तो ए बी की जगह पे कौन आ गया, सी डी आ गया, और सी डी की जगह पे कौन चला गया, ए बी चला गया, ठीक है। ये 2 डायग्राम इसलिए बनाए कि वो घूमते हुए को दर्शा रहे हैं, ठीक है, घूमा घुमा, ठीक है, तो ए बी उधर चल जाएगा, सीडी इधर आ जाएगा, तो ए बी उधर गया और सीडी इधर आ गया। चलिए कार्यविधि देखते हैं, कार्यविधि क्या है,
ठीक है, कार्यविधि है इसकी। जब आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जो हमारी अभी मैंने घुमा के बताया आपको कुंडली, उसको आर्मेचर कुंडली बोलते हैं। उसको जब हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, तो कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बदलती है। ठीक है, तो कुंडली से गुजरने वाली जो बल रेखाएं बेटा, उनकी संख्या क्या होगी, बदलेगी। ठीक है, माना कुंडली का कोणीय वेग कितना है, ओमेगा। चलो, कुंडली का जो कोणीय वेग है वो कितना है, ओमेगा। ठीक है, इसको हम ओमेगा बोलते हैं। टी समय पर फ्लक्स ओमेगा है, और टी समय पर जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स है फाई बराबर एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अभी ओमेगा टी कहां से आ गया यार, चलो देखते हैं ध्यान से। ठीक है, टी समय की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा, टी समय की। इसको मैं लिख दूं बी ए वेक्टर। ठीक है, वेक्टर हटाएंगे तो बी ए कोस थीटा आता था, थीटा की जगह पे हमको क्या लेना है, ओमेगा टी। और एन कहां से आया, तो एन क्या है, फेरो की संख्या, तो एन बी ए कोस ओमेगा टी। चलिए, फिर फेराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल, फेराडे के नियम से लिखेंगे तो ई डी फाई अपॉन में डी टी क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। डायरेक्ट लिख दिया, क्या होगा, देखिए डी अपोन में डी टी, ये डी है, डी अपोन में डी टी, फाई की जगह पे मैं लिखूंगा एन बी ए कोस ओमेगा टी। इसको मैं लिख दूं एन बी ए डी बाई डी टी। ठीक है, कोस ओमेगा टी, ये हो जाएगा एन बी ए कोस का हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, और बाहर क्या निकल जाएगा, ओमेगा। ये हमारा क्या हो गया बेटा, फ्लक्स हो गया। ठीक है, आधे चक्कर में धारा की दिशा एक तरफ और अगले आधे चक्कर में विपरीत होती है। ठीक है, अभी मैंने घुमा के बताया, आधे चक्कर में एक तरफ हो जाएगी और आधे में क्या हो जाएगी, उसके विपरीत हो जाएगी। ठीक है, जो धारा की दिशा है बेटा बार बार बदल रही है, धारा की दिशा बदलने से जो धारा होगी बेटा, उसको हम बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, प्रत्यावर्ती धारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये थोड़ा सा जनित्र का एक बार डायग्राम आप अच्छे से देखिए। ठीक है, फटाक से डायग्राम देखो। ठीक है, डायग्राम अच्छे से देखना है इसका। ठीक है, चलिए डायग्राम। ठीक है, डायग्राम को आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है। ठीक है, पता नहीं कौन फोन लगा रहा है बार बार। ठीक है, पर अपन को थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देना है, फोन तो अपन बाद में बात कर लेंगे उससे। ठीक है, चलिए, ये डायग्राम आपने देख लिया अच्छे से, ये हो गया हमारा जनित्र। जनित्र के बाद ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए, वही सिद्धांत, नामांकन चित्र और ऊर्जा क्षय के कारण तथा कम करने के उपाय। ऊर्जा क्षय के कारण बताने हैं, उसको हम कम कैसे करते हैं वो बताना है। कब कब आया था, 20, सॉरी इधर से स्टार्ट, 15, 17, 19, 20, 23। ठीक है, 15, 17, 19, 20, 23, साथ में अभ्यास पत्र 2024 के सेट बी में, और अर्धवार्षिक 2025-26 में ही आया था 4 नंबर में। ठीक है, ध्यान से देखिए, सिद्धांत क्या है, यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है बेटा, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। चलिए, नामांकित चित्र। ठीक है, ये इस तरह का चित्र है, इसमें 2 कुंडलियां होती है बेटा। कितनी कुंडलियां, 2 कुंडलियां, ये आपको दिख रही है। एक, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। ठीक है, प्राइमरी जो लिखा हुआ है मतलब प्राथमिक कुंडली। ठीक है, द्वितीय कुंडली मतलब सेकेंडरी कुंडली। ठीक है, लेमिनेटेड मतलब वो परिकित कोण होती है। ठीक है, इसमें। चलिए, अब ऊर्जा से, ध्यान से डायग्राम को देख लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं ऊर्जा क्षय के कारण एवं उपाय। ऊर्जा क्षय के कारण, ताम्रहानि। ठीक है, ताम्रहानि मतलब कॉपर, ये जो है बेटा कॉपर वायर भी, कॉपर वायर से लगी हुई है पूरी। ठीक है, कॉपर वायर। चलिए, ताम्रहानि मतलब कॉपर का जो लॉस है, तांबे का जो लॉस है। कुंडलियों के प्रतिरोध के कारण उष्माक्षय। ठीक है, कुंडलियों के प्रतिरोध के कारण उष्माक्षय। ठीक है, उपाय, तांबे के मोटे तार का उपयोग। ठीक है, कुंडलियों के प्रतिरोध के कारण क्या होगा, ऊर्जा का क्षय होगा। ठीक है, उपाय क्या है इसका, तांबे के मोटे तार लगाओ। क्या लगाओ, तांबे के मोटे तार। फिर लोह हानि, भंवर धाराएं। ठीक है, भंवर धाराएं, वही भंवर धाराएं हमने स्टार्टिंग में पढ़ी। क्रोड में भंवर धाराओं से उष्मा। ठीक है, क्रोड में भंवर धाराओं के कारण क्या बनेगी, उष्मा बनेगी। तो क्रोड को कैसा कर दो, पतलित कर दो। कैसा कर दो बेटा, पतलित कर दो। फिर सेथिल्य हानि, क्या बेटा, सेथिल्य हानि, क्रोड के बार बार चुंबकित विचुंबकित होने से हानि। ठीक है, बार बार चुंबकित होना या चुंबकित होना, नहीं होना, होना नहीं होना, होना नहीं होना, तो चुंबकित होना या विचुंबकित होने से हानि। क्या है उपाय इसका, नर्म लोहे का क्रोड उपयोग करना। क्या लगाओ इसमें, नर्म लोहे का क्रोड लगाओ। फिर फ्लक्स चरण। ठीक है, फ्लक्स चरण, पूरा फ्लक्स द्वितीय से नहीं जुड़ पाता। ठीक है, जो पूरा फ्लक्स है वो द्वितीय कुंडली से नहीं जुड़ पाता, तो उपाय, क्रोड की डिजाइन अच्छी बनाना, एक के ऊपर दूसरी कुंडली लपेटना। ठीक है, क्रोड की जो डिजाइन है बिल्कुल अच्छी जमाना, एक के ऊपर एक कुंडली को लपेटना। मतलब एक के ऊपर एक, मतलब एक लपेटी, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर तीसरी। ठीक है, ये हमने
डायग्राम देखा, ये इसका सिद्धांत देखा, ठीक है। सिद्धांत के बाद हमने ऊर्जा क्षय के कारण बता दिए और उसका उपाय बता दिया। अब देखो एक और डेरिवेशन है बेटा, ठीक है। समान लंबाई की दो एक दूसरे पर लिपटी सम अक्षीय लंबी धारावाही परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक स्थापित कीजिए। अन्योन्य प्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक का नाम लिखिए, ठीक है। दो कुंडली है हमारे पास जो कि एक के ऊपर एक है, ठीक है। एक कुंडली उसके ऊपर दूसरी कुंडली है, ठीक है। इसके लिए हमको किसका मान निकालना है बेटा? अन्योन्य प्रेरकत्व का मान निकालना है। किसका बेटा? अन्योन्य प्रेरकत्व का मान निकालना है। चलो, अन्योन्य प्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक भी, ये सिंपल पेपर 2026 में आ रखा है ये क्वेश्चन। चलिए, माना दो लंबी परिनालिका है हमारे पास, दो परिनालिका S1 और S2, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा आप देखिए, जो ब्लैक है, ठीक है। एक कुंडली है, इसके अंदर दूसरी कुंडली है, एक के ऊपर एक लपेटा है ना, देखो ध्यान से, ठीक है। ये एक कुंडली, ठीक है। इसके ऊपर एक और कुंडली हमने लपेट दी, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक और कुंडली को लपेट दिया, इस टाइप से है ये डायग्राम, ठीक है। एक कुंडली उसके ऊपर एक और कुंडली दे रखी है, ठीक है। ये एक कुंडली काली वाली और एक कुंडली लाल वाली दे रखी है, ठीक है। चलिए, एक कुंडली के ऊपर एक और कुंडली है, देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है हमको। हमको दो परिनालिकाएं ले रखी है हमने, S1 और S2, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है L और क्षेत्रफल कितना है A। फेरों की संख्या क्या है N1 और N2 लिखी हुई है, N1 और N2, ठीक है। S2 को S1 के ऊपर लपेटा है, S2 को किसके ऊपर लपेटा है हमने? S1 के। चलिए, मतलब अंदर क्या है S1 है, बाहर क्या है S2। चलो ध्यान से देखें, यहाँ प्राथमिक परिनालिका S1 में धारा I1 प्रवाहित करने पर क्या, कौन सी धारा प्रवाहित कर रहे हैं? S1। अभी हमने सूत्र देखा था, B बराबर म्यू जीरो N अपॉन में L I, ठीक है। तो हमने B1 और N1 और I1 लिख दिया, ठीक है। द्वितीय कुंडली, यह क्षेत्र द्वितीय परिनालिका S2 से गुजरता है, अतः S2 से संबद्ध फ्लक्स φ2। फ्लक्स का फॉर्मूला N2B1A, यह भी हमने ऊपर फॉर्मूला देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे B1 की वैल्यू पुट करी म्यू जीरो N1 L I, ठीक है, ए, ठीक है। देख लो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ये हो जाएगा म्यू जीरो N1, ये अपन ने ऊपर कर लिया, बस मैं वैल्यू पुट करा है इसलिए डायरेक्ट डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। B1 बराबर म्यू जीरो N1 L I1, ठीक है। ये हमारा B1 का मान, ठीक है। φ2 बराबर होता है N2 B1 A। B1 की वैल्यू हम अगर पुट करेंगे, B1 की वैल्यू क्या है म्यू जीरो N1 म्यू जीरो, ठीक है। कहाँ है म्यू जीरो N1 L I1 और ये A ऐसा का ऐसा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू जीरो N1 N2 A I1 और अपोन में क्या आ जाएगा L। अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा, ठीक है, ये ऊपर सेम टू सेम हमने करा है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस था, φ2, ठीक है, बराबर क्या होता है MI1। क्या होता है φ2 बराबर MI1, ठीक है। देखते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं φ2 की, ठीक है। φ2 की वैल्यू पुट करेंगे, φ2 की वैल्यू म्यू जीरो N1 N2 A I1 अपोन में L बराबर MI1, ठीक है। I1 से I1 कैंसल, M बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका म्यू जीरो N1 N2 A अपोन में L, ठीक है। ये आया होगा, यही आया है क्या, यही तो आया है म्यू जीरो N1 N2 A अपोन में L, ठीक है। ये हमारी डेरिवेशन। प्रभावित करने वाले कारक क्या, क्रोड़ की चुंबकशीलता, ठीक है। क्रोड़ की चुंबकशीलता पर भी ये क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है, उससे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर दूसरा, फेरों की संख्या पर, ठीक है, फेरों की संख्या पर भी क्या करता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर तीसरा, कुंडली के क्षेत्रफल पर, ठीक है। चलिए, ये देखेंगे आप सभी लोग ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। 4 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं क्लीन करके जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लेना आप, ठीक है। ज्यादा जूम हो गया, ठीक है। ये जूम करो, ये फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है। और ज्यादा जूम करने की जरूरत मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है, आप आपके फोन में जूम कर लेना, ठीक है। पानी पी लेता हूँ मैं जब तक। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आहा LCR बेटा। बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-5 साल से आ रहे हैं ये क्वेश्चन जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। 5-5 साल से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। श्रेणी एलसीआर परिपथ में फेसर आरेख की सहायता से परिणामी वोल्टेज प्रतिबाधा तथा धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाली है। एलसीआर कब आई थी? 22 में भी आई, 24 में भी आई, 15 में भी आई और 2024 में के सेट
बी में भी यही, ठीक है। 4 नंबर में होने वाली है, ठीक है। देखिए एल सी आर, ठीक है, क्या बेटा, एल सी आर, माना एक आर एल और सी श्रेणी क्रम से जुड़े हैं, ठीक है। एल फोर क्या होता है बेटा, इंपिडेंस, एल को हम बोलते हैं इंपिडेंस, सी को हम बोलते हैं कैपेसिटर, आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, संधारित्र, ठीक है। एल का मतलब होता है इंपीडेंस, ठीक है। इंपीडेंस को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपको पता ही होगा, वैसे तो मैं इन दोनों का भी बताने का मन नहीं था, पर आर का मतलब मैंने बता दिया प्रतिरोध, सी का मतलब मैंने बता दिया क्या, संधारित्र, एल का मतलब आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये डायग्राम है, ठीक है, ये हमारे पास कुंडली बनी हुई है, ठीक है। ये क्या है, संधारित्र का डायग्राम, ये प्रतिरोध का चिन्ह, ये हमने चिन्ह बना लिया यहाँ पे, ठीक है। एसी का स्रोत, हाँ, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत लगा हुआ, ठीक है। V मतलब V बराबर हम लिख सकते हैं V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और इन दोनों के बीच विभवांतर VL, इन दोनों के बीच VC, इन दोनों के बीच VR। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। फेजर आरेख, फेजर आरेख से, ठीक है, फेजर आरेख देखो पहले तो, ठीक है। ये हमारे पास फेजर आरेख है, ठीक है। VL ऊपर रहेगा, VC नीचे रहेगा और बीच में कौन रहेगा, VR, ठीक है। इनके बीच में से क्या निकलेगी, V निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने लिख दिया VL माइनस VC। अब देखो ध्यान से कि VR धारा I की दिशा में है, यहाँ पे जो दिशा है वो करंट की है, मतलब धारा की है, उसकी दिशा में कौन है, VR है, चलो जो लिखा है। VL धारा से 90 अग्रगामी है, अग्रगामी मतलब ऊपर, ठीक है। ये यहाँ पे धारा है, धारा के ऊपर कौन है, VL, कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, तो अग्रगामी है। VC धारा से 90 डिग्री, अब ये नीचे है, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री का, तो VC जो है वो पश्चगामी है, VL जो है वो अग्रगामी है। चलिए आगे देखो, परिणामी वोल्टेज, वोल्टता निकालना है, परिणामी वोल्टता निकालना है, ये तो हमने बता दिया क्या क्या है, ठीक है। फटाक से देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है हमको यहाँ पे, कौन सा प्रमेय बेटा, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। चूंकि VL और VC विपरीत है, ठीक है, इनका परिणाम क्या होगा, VL माइनस VC, ठीक है। अब VL माइनस VC और VR परस्पर लंबवत हो गए, ठीक है। VL माइनस VC और VR क्या हो गए, परस्पर लंबवत हो गए। चलिए ध्यान से पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा, करनी का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, ठीक है। वही फॉर्मूले की मदद से हमने, ये इधर स्क्वायर था तो इधर रूट लगा दिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये हमने डायरेक्ट क्या निकाल दी यहाँ पे, परिणामी वोल्टता, ठीक है। V का स्क्वायर बराबर में लिख दूं VR का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये ब्रैकेट VL, ब्रैकेट VL माइनस VC का स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाके करनी लग जाएगी, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ये हमारा परिणामी वोल्टता, ठीक है। परिणामी वोल्टता, अब हमको क्या निकालना है, प्रतिबाधा, क्या निकालना है बेटा, प्रतिबाधा। V बराबर होता है IR, ठीक है। V बराबर क्या होता है, IR, ओम के नियम से, तो VR बराबर क्या हो जाएगा, IR, VC बराबर क्या हो जाएगा, IXC, ठीक है। VL बराबर क्या हो जाएगा, IXL, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, IR का स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC का स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से आई स्क्वायर को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। चलो देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर देखो ध्यान से, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। रफ करने के बाद इसको अपन सॉल्व कर देते हैं, इसको वापस लाल कर देते हैं। देखो V बराबर आया था हमारा करनी VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, देखना ध्यान से, V बराबर करनी VR की जगह पे मैं रखूंगा IR का स्क्वायर प्लस इसमें रखूंगा मैं IXL माइनस IXC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, I का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी I का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बाहर निकाला हमने I का स्क्वायर, बचेगा क्या, R स्क्वायर प्लस करनी XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। I का स्क्वायर कॉमन, सॉरी सॉरी सॉरी, एक स्टेप मिस हो गई, इसको एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा V बराबर करनी I का स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर,
ठीक है, ये आई स्क्वायर करनी से बाहर आएगा तो v बराबर हो जाएगा आई करनी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ओम के नियम से v बराबर आई आर था। ठीक है, यहाँ पे r की जगह पे क्या लिखना है हमको, प्रतिबाधा लिखना है, तो v बराबर आई जेड हो जाएगा। तो v की जगह पे लिख दिया आई जेड बराबर आई करनी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। आई से आई कट जाएगा, जेड बराबर आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए फटाक से इसको देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फटाफट ले लेना स्क्रीनशॉट बेटा। ठीक है, फट फट स्क्रीनशॉट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है। ठीक है, फटाक से। ठीक है, ये हमने क्या निकाल दिया बेटा, प्रतिबाधा। ठीक है, प्रतिबाधा के बाद, अब प्रतिबाधा के बाद हमको क्या निकालना है, कलांतर भी निकालना था। कलांतर के लिए वही टेन फाइव का फॉर्मूला लगाया, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बेटा? ठीक है, पी अपॉन में बी होता है। ठीक है, पी अपॉन में बी मतलब लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। ठीक है, लंब वी एल माइनस बी सी, तो हमने लिख दिया वी एल माइनस बी सी। आधार क्या है, वी आर, तो हमने क्या लिख दिया, वी आर। वी एल की जगह पे एक्स एल माइनस एक्स सी। कैसे हुआ ये भी देख लो जरा, इधर फटाक से कर देते हैं हम। ठीक है, वी एल माइनस वी सी अपॉन में क्या था, वी आर, तो ये हो जाएगा आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन में आई आर। ठीक है, आई को हमने कॉमन ले लिया तो वही एक्स एल माइनस एक्स सी बचा अपॉन में आई आर। ठीक है, आई से आई कैंसिल, तो डायरेक्ट क्या आ गया, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में आर। ये हमारा एलसीआर समाप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चौक कॉइल। ठीक है, 2018 में आया था बेटा, 4 नंबर में। ठीक है, चौक कॉइल थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चौक कॉइल मतलब चौक कुंडली। ठीक है, चौक कॉइल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, चौक कुंडली। चौक कुंडली का सिद्धांत क्या है, किसका सिद्धांत बताना है, चौक कुंडली का सिद्धांत बताना है। ठीक है, चौक कुंडली में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा क्यों कहते हैं, चौक कुंडली में जो धारा बहती है उसको हम वाटहीन धारा क्यों बोलते हैं। ठीक है, धारा नियंत्रण में इसका उपयोग लिखिए। ठीक है, धारा नियंत्रण में क्या करना है, इसका उपयोग लिखना है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है चौक कुंडली का सिद्धांत। ठीक है, चौक कुंडली उच्च प्रेरकत्व और नगण्य प्रतिरोध वाली तांबे की कुंडली होती है। कैसी कुंडली होती है बेटा, जिसका प्रेरकत्व तो उच्च हो। ठीक है, ऐसी कुंडली जिसका प्रेरकत्व तो उच्च हो पर जो प्रतिरोध हो वो नगण्य हो, मतलब न के बराबर होता है। ठीक है, तांबे की होती है, और ये किसकी होती है, तांबे की होती है। जो नर्म लोहे के क्रोड़ पर लिपटी होती है, जो किस पर लिपटी होती है, नर्म लोहे के क्रोड़ पर लिपटी होती है। यह प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा को बिना ऊर्जा हानि के नियंत्रित करती है। ठीक है, यह प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा को बिना ऊर्जा हानि मतलब बिना किसी एनर्जी लॉस के इसको क्या कर लेगी, नियंत्रित कर लेगी। ठीक है, ध्यान से डायग्राम देखिए। ठीक है, ये हमारे पास कोर है। ठीक है, आयरन कोर है। ठीक है, आयरन की क्रोड है, मतलब लोहे की क्रोड है। ठीक है, जिसपे कुंडली बनी हुई है। ठीक है, अब वाटहीन धारा क्या है, चौक कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है बेटा, शून्य होता है। ठीक है, चौक कोइल का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य माना जाता है। शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रतिरोध परिपथ में, सॉरी, शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का कलांतर होता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो औसत शक्ति का वे क्या हो जाएगा, वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस कोस 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो शक्ति व्यय शून्य होने के कारण इसमें बहने वाली धारा को वाटहीन कहते हैं। ठीक है, जिसकी शक्ति कितनी हो बेटा, शून्य हो, उसको हम बोलते हैं वाटहीन धारा। क्या बोलते हैं, वाटहीन धारा। तो यहाँ पे शक्ति कितनी आ गई, शून्य आ गई, तो ये धारा कौन सी हो गई, वाटहीन धारा। उपयोग ट्यूबलाइट में, किसमें होता है उपयोग, ट्यूबलाइट में। और मरकरी लैंप धारा नियंत्रित करने में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 23 बेटा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, सभी को सारे डेरिवेशंस को घर पे 2-2 3-3 बार लिख के देखना है। एक बार देखकर, मतलब बिना देखे बाद में लिखना, पहले देखकर 2-3 बार लिखना है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है बिना देखे लिखने की, अपनी गलतियां निकालनी है, क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, सारे जब तक डेरिवेशंस को आप लिखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगी। डेरिवेशन याद करने की चीज नहीं है, समझ के लिखने की चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा, किसी प्रेरकत्व और एक संधारित्र को एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। किस किस को, एक प्रेरकत्व,
ठीक है। एल मतलब क्या होता है? प्रेरकत्व। मैंने ऊपर आप पूछा भी था आपसे एलसीआर में कि एल का मतलब आपको कमेंट करके बताना है। आई होप आपने कमेंट करा होगा। ठीक है। एल को हम बोलते हैं प्रेरकत्व और सी को हम बोलते हैं संधारित्र। ठीक है। ठीक है। किसी प्रेरकत्व और एक संधारित्र को एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ठीक है। श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा गया। ठीक है। किसको? कैपेसिटर मतलब संधारित्र को, और साथ में प्रेरकत्व मतलब एल को। ठीक है। चलिए, तो वही तीन चार चीजें निकालनी है। क्या क्या? परिणामी वोल्टता, प्रतिबाधा और वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। 2015 में ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। इसको हम एलसी परिपथ भी बोलते हैं। ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम में बेटा गलती हो गई मुझसे। ठीक है। डायग्राम मैंने थोड़ा सा दूसरा लगा दिया है यहाँ पे। डायग्राम में यहाँ पे हमने प्रतिरोध ले लिया है। क्या ले लिया है? प्रतिरोध। पर प्रतिरोध नहीं आएगा, क्या आएगा? संधारित्र की बात हो रही है, तो ये डायग्राम में आपको यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है। ये डायग्राम ठीक है। यहाँ पे संधारित्र। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? कुंडली। ठीक है। ये हमारा सी है और ये हमारा एल है। ठीक है। इसके बीच में वीसी। ठीक है। इसके बीच में वीएल। ठीक है। और ये हमारा स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है। ये हमारा परिपथ आरेख हो गया। चलिए, परिणामी वोल्टता निकालते हैं। ठीक है। परिणामी वोल्टता। ठीक है। ये भी थोड़ा सा जो डायग्राम है, ठीक है, ये आरेख भी थोड़ा सा गलत आ गया है। ठीक है। इसकी जगह पे आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है। ये डायग्राम बनेगा इस टाइप से। ठीक है। इस टाइप से। ठीक है। थोड़ा सा मैं देख लूं। फेजर आरेख में वीएल अग्रगामी और वीसी पश्चगामी परस्पर 180 डिग्री पर है। ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम में देख लेता हूँ वापस बेटा। ये भी डायग्राम, ये वाला भी नहीं बनेगा, इसमें बनेगा ये वाला डायग्राम। ओहो मार्कर, ये वाला डायग्राम बनेगा बेटा। ऊपर आएगा वीएल। ठीक है। नीचे आएगा वीसी। ठीक है। इस टाइप से ये डायग्राम बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख देंगे। ठीक है। परिणामी वोल्टेज का फेजर आरेख में वीएल और वीसी परस्पर कितने डिग्री पे? 180 डिग्री पे विपरीत है। ठीक है। वी बराबर क्या हो जाएगा? वीएल माइनस वीसी। ठीक है। तो हमने वी बराबर क्या लिख दिया? आई जेड। ये तो हमारी परिणामी वोल्टता डायरेक्ट निकाल दिया हमने। वी बराबर वीएल माइनस वीसी हो जाएगा। ठीक है। दोनों विपरीत है, तो प्रतिबाधा क्या रहेगी? वी बराबर क्या रख दो? आई जेड, और वीएल की जगह पे आई एक्सएल। ठीक है। वीसी की जगह पे आई एक्ससी। तो वही आई जेड बराबर आई एक्सएल माइनस आई एक्ससी। आई को कॉमन ले लेंगे, आई से आई कट जाएगा, तो जेड बराबर एक्सएल माइनस एक्ससी। ठीक है। एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल और एक्ससी की वैल्यू होती है 1 ओमेगा सी। ये हमने क्या निकाल दिया? प्रतिबाधा। कलांतर चूंकि आर बराबर 0 है, तो वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर कितना होगा? 90 डिग्री का होता है। ठीक है। यदि वीएल बड़ा है वीसी से, तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे। यदि वीसी बड़ा है वीएल से, तो वोल्टेज 90 डिग्री पीछे। ये खत्म आपकी डेफिनेशन, ओ सॉरी डेरिवेशन। ठीक है बेटा, हमने इस वीडियो में पूरी की पूरी यूनिट चैप्टर नंबर 4, ओ सॉरी यूनिट नंबर 4 जो है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और 7 प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समाप्त कर लिया है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा यूनिट नंबर 4 मतलब इकाई नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 और 7 को समाप्त कर लिया है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी बेटा। वीडियो देखकर छोड़ना नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है डेरिवेशंस की। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे इसमें 4-4 नंबर के, जो 5 साल में मतलब 5 साल तक पूछे गए थे। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हमने ऐसे देखे 4-4 नंबर के, जो 5 साल तक पूछे गए हैं। ठीक है। 5 बार पूछ चुके हैं। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये 2026 की बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। आपको सभी क्वेश्चंस की जमकर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अगला वीडियो हमारा जल्द आने वाला है। ठीक है। हम जैसे ही इन हैकर मतलब हैकर सीरीज को जैसे ही ये पूरे के पूरे इकाइयों को खत्म कर दें, उसके बाद एक वीडियो में पूरे 500 ऑब्जेक्टिव को कराएंगे। साथ में हम पूरी डेरिवेशंस की एक वीडियो बनाएंगे, न्यूमेरिकल की एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है। चलिए, आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।